सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और काफ़ी सारा जो कंटेंट स्पेसिफिकली जो आपका कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है, करंट अफेयर्स है, एडवांस करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और भी जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आपके साथ में कवर किए जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो जेंडर गैप अर्निंग, देयर इज़ दिस एस्पेक्ट कॉल्ड एज जेंडर गैप अर्निंग के ऊपर वी विल डिस्कस। जेंडर गैप अर्निंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव दिस टॉपिक कॉल्ड एज फाल्गु रिवर। एक फाल्गु रिवर एक टॉपिक आपका बनता है, सो दैट विल डिस्कस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जापान ऑन ट्रांसजेंडर है, उसका विल्क्स रीजन की बात करें तो यू हैव दिस पार्ट called as Wilks region, marriage and labor force participation. Then we will discuss about urbanization and health risk, white phosphorus and chemical weapon convention के बारे में we will discuss. And then we will have the mains question. जो mains question है that is going to, that also we will be like जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, that will be there. So ये ध्यान में रखना है। अगेन अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें। और जो डाउनलोड आप करेंगे तो इसमें देखो, एक तो ई बुक है जिसमें लगभग 2000 प्लस टॉपिक्स कवर्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश हुए हैं। तो लगभग आप कह सकते 2000 प्लस टॉपिक्स उसमें कवर्ड है। फ्री ई बुक है, उसका पासवर्ड फोल्डर पे डाला हुआ है, उस पासवर्ड को डालोगे फ्रीली डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और कई सारी सीरीज़ है, जैसे डे 2 का रिजल्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आकलन सीरीज़ का डाल दिया है। तो आप लोग आकलन सीरीज़ जिसमें मैं आपको डेली क्वेश्चंस दे रहा हूँ और आपके आंसर भी रिव्यू हो रहे हैं, तो डे 3 और डे 4, तो डे 3 की कॉपी आज चेक हो जाएगी। डे 4 का क्वेश्चन मैंने कल डाल दिया है, जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आपको लिखना है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है। एंड देन यू हैव टू पोस्ट योर आंसर्स। अपने आंसर को आप पोस्ट करें। ज़रूर से जो आंसर्स हैं उनको पोस्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेगुलर अगर आप लिख रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो भी आपको बहुत अधिक जो है वो आपका होगा। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट इसी संडे को, सेकंड टेस्ट आपका होना है रात को 9 बजे। पहला टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, एडवांस करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर टोटल 50 टेस्ट हैं और अभी जो प्राइस है ये 499 है। अगर डिपेंडिंग अपॉन फिर ये प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकता है, तो अभी आपके पास मौका है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट के लिए ज़रूर से इसको भी ज्वाइन करें सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। सो लेट्स स्टडी एंड डिस्कस अबाउट हाउ बिग इज़ द जेंडर गैप इन अर्निंग। बहुत डिस्कशन इस पर हो चुका है। इस पर अगर आप देखो तो आज का मेंस का प्रश्न भी मैंने इसी थीम पर जो है वो बनाया भी है आप लोगों के लिए, है ना। इसी थीम पर जो है आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एज वेल। हम लोगों ने जो है एक तरीके से जो थीम है उस थीम पर भी इसी थीम पर आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम भी किया गया। तो हाउ बिग इज़ द जेंडर गैप अर्निंग ये है। और ये जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा आप लोग को अच्छे तरीके से कवर करना है। और क्योंकि क्वेश्चंस हर साल इस एरिया से ज़रूर से होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रख लेते हैं। बहुत सारा डेटा जो है वो हमें एक तो याद नहीं रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमारा कंटेंट है हर टॉपिक को लेके, उसी हिसाब से आपको थोड़े बहुत चीज़ें ऐड करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट जेंडर गैप इन अर्निंग। तो पहले जैसे शब्द मेंशन है, दैट इज जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर गैप? जेंडर गैप जो है स्पेसिफिकली या इट सिंपली स्टेट है ना, अगर आप देख सको तो जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट, तो जेंडर गैप के अंदर अगर बात की जाए तो अगर आप जेंडर गैप की बात करो तो जैसे मान लो मेन है और वुमेन है, उन दोनों के बीच में मेन और वुमेन की बात करें तो दोनों में कितना पे गैप एग्जिस्ट करता है, पे गैप कितना, तो वो जेंडर गैप अर्निंग के रूप में हम उसे कंसीडर करते हैं। तो कितना अधिक आपका वी कैन से कितनी अर्निंग पे गैप कितना एग्जिस्ट करता है, कितना ज़्यादा जो पे गैप है दैट इज़ देयर, दैट वी कंसीडर अंडर जेंडर गैप के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। पहला, मैन की बात करें तो वो मैन
ज़्यादा अर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन। हर फॉर्म ऑफ वर्क में बात की जाए, हर एक फॉर्म ऑफ वर्क है उसमें एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ये कहा गया कि जो मैन है दे अर्न मोर देन द वुमेन। एंड ख़ास तौर से जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट गैप देखने को मिला है। मतलब खुद से जो कार्य करता है तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं गैप एग्जिस्ट करता है। सेम काम को अगर मैन करता है और सेम काम को अगर वुमेन करती है, तो जेंडर गैप अर्निंग है ये इंक्रीज़ हुआ है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। बट जो रेगुलर वेज वर्कर्स हैं, जो कहीं पे मान लो डेली बेसिस के काम में जो अर्निंग है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कमी आई है। लेकिन जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, खुद से कुछ किसी कार्य को कर रहे हैं, कहीं कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे जेंडर गैप जो अर्निंग की बात की जाए तो वो आप उसमें जो गैप है वो आपका गैप आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे मान लो कोई एक बिजनेस है, कोई अपने तरीके से रन कर रहा है और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेसिस में उसकी अर्निंग हो रही है, तो मैन की अर्निंग ज़्यादा है, वुमेन की अर्निंग कम है। सो जेंडर गैप अर्निंग इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इट इज़ हायर। जो रेगुलर वेज वर्कर्स हैं, डेली बेसिस में जो जाके काम करते हैं, उनके कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है जेंडर गैप अर्निंग की बात करें। सो वीकली आवर्स की बात की जाए तो वीकली जो आवर्स है वर्क रिवील्स की जो वुमेन ऑन एवरेज वर्क फीवर आवर्स देन मैन। जो वुमेन है ऑन एन एवरेज वो कम समय के लिए फ्यू आवर्स देन मैन अगर वीकली आवर्स की बात करें, विद द लार्जेस्ट गैप इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा गैप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला है। तो वीकली आवर्स की भी बात की जाए, जैसे मतलब पूरे हफ्ते में कितना काम किया जाता है, तो उसमें भी जो वुमेन है के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दैट इज़ कंपेरेटिवली फीवर देन द मैन, मतलब कंपेरेटिवली लेस है। तो यहाँ पर जेंडर गैप की अगर बात की जाए, राइस इन जेंडर गैप इन आवर्स वर्कड इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग रूरल वुमेन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट विथ मैनी ऑफ दीज जॉब बीइंग पार्ट टाइम इन नेचर। सो अगर देखा जाए, खास तौर से अगर देखा जाए तो जो जेंडर गैप का राइज है, मतलब जेंडर गैप जो बढ़ रहा है मैन और वुमेन की जो पार्टिसिपेशन की बात की जाए, या वुमेन का पार्टिसिपेशन है, मैन का पार्टिसिपेशन है, अगर उसको बात किया जाए तो इसमें जो गैप इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड among the rural women in self employment, but with many of these jobs being part time in nature। ज़्यादातर जो जॉब है वो पार्ट टाइम इन नेचर है। दूसरा जो घरेलू या आप कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन कुछ कार्य कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मान लो कुछ भी कार्य आप कह सकते हैं, तो उनका भी जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ कंपेरेटिवली लेस। थोड़े समय के लिए मान लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे काम भी करते हैं तो उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है इन कंपैरिजन टू द मैन, और द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग उस पर भी डिपेंड करता है कि जो अर्निंग है वो किस प्रकार की है। तो जो भी एक प्रकार से जो गैप देखने को मिलता है मैन और वुमेन के बीच में, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें मैन और वुमेन, उनके बीच जो गैप है कंटिन्यूस बेसिस में मैन की बात करें तो उनका पार्टिसिपेशन हायर है इन कंपैरिजन टू द वुमेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ राइज इन द जेंडर गैप। जेंडर आवरली अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, जो गैप है वो रिड्यूस हुआ है फॉर रेगुलर वेज वर्कर्स। मैन की अर्निंग 24% मोर इन 2023 एंड वर्किंग 19% लॉन्गर आवर्स। आवरली अर्निंग मतलब पर घंटे कितनी अर्निंग आपकी हो रही है, तो जो गैप है उसमें रिडक्शन देखने को मिला। जो रेगुलर वेज वर्कर्स मतलब घंटे वाइज काम कर रहे हैं, तो रेगुलरली काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कहीं पे जाके काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल जो भी आप कह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो गैप है उस गैप में रिडक्शन देखने को मिला है। और इसमें मैन की जो अर्निंग है 24% मोर है इन 2023, और जो समय है उसकी अगर बात करें कि कितने समय तक वो काम करते हैं दैट इज़ ऑल्सो 19% लॉन्गर है इन कंपैरिजन टू द वुमेन। इनइक्वालिटी इन अर्ली अर्निंग रिमेन्स हायर, मतलब पर घंटे की अगर बात की जाए, जैसे अगर उसी काम को मैन कर रहे हैं उसी काम को वुमेन कर रही हैं, तो जो पेमेंट है उसमें भी वेरिएशन है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये खास तौर से जैसे कैजुअल वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कहीं गए काम कर लिए, या
किसी जगह मान लो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें काम कर रहे हैं तो मेन को कुछ और मिलेगा, मान लो 300 रुपये के हिसाब से मिल गया, वुमेन को वही काम के लिए 150, 200, 250 रुपये मिल गया। तो ये गैप भी देखने को कंटिन्यूसली मिलता है। तो यहाँ पे बस 1-2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द जेंडर गैप अर्निंग। मैन और वुमेन के बीच की जो अर्निंग है वो अर्निंग की अगर बात किया जाए तो कंटिन्यूस बेसिस में अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें फर्दर आपका जो गैप है वो राइज हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट इन जर्नल, व्हेन यू टॉक अबाउट जो वेज की बात की जाए, वेज अर्निंग की बात किया जाए, तो उसमें जो जेंडर गैप अर्निंग है उसमें आप कह सकते हैं जो गैप है दैट हैज़ रिड्यूस्ड। ये ओवरऑल आपकी स्टडी कहती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक ये पेज सा है, इसमें एक रिवर का नाम है फाल्गु रिवर है। तो क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है तो वी नीड टू नो अबाउट फ्यू पॉइंट्स अबाउट द फाल्गु रिवर के बारे में हमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। फाल्गु जो रिवर है ये कहाँ लोकेटेड है? बिहार के अंदर लोकेटेड है और हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के लिए ये एक बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसमें विष्णुपाद मंदिर भी कहा जाता है, वो भी इस रिवर के किनारे बना हुआ है और इस रिवर को निरंजना रिवर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज निरंजना रिवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि ये जो नोट्स है आप साथ साथ बनाते रहोगे, इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। ठीक है, काफ़ी आपको इस चीज़ में जो नोट्स फ्रेमिंग में बहुत हेल्प मिलेगी इस फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि देखो जब बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं, तो जैसे आज भी बहुत टॉपिक्स हैं, तो उस दिन मैं आपको इस फॉर्मेट में लेता हूँ बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, जैसे बार बार स्लाइड इधर ऐसे करके चेंज करना, कंटेंट वो है ना बार उस टाइप से। बट इस फॉर्मेट में वो समय मान लो आप 15 से 20 मिनट आपका सेव हो जाता है। अब जब थोड़ा सा कंटेंट कम आता है जिस दिन, तो मैं फिर उसी फॉर्मेट में आपके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन नवंबर। तो नवंबर में जब रिपोर्ट आएगी तब तो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। सोलर अलायंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी अच्छे प्रश्न आपके लिए कई बार फ्रेम हुए हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इट। खास तौर से मान लो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इंडिया का रोल एनर्जी ट्रांजिशन में बात करें, तब इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसको आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप नोट कर सकते हो, इसको आप साइंस के अंदर भी चाहो तो नोट कर सकते हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IR का टॉपिक के अंदर भी इसको आप नोट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखना। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। खास तौर से इसका एम क्या है, सोलर एनर्जी का यूज़ या सोलर एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से। तो खास तौर से एनर्जी सिक्योरिटी की सभी लोग जो एनर्जी है उसको एक्सेस कर सके, जैसे मान लो एनर्जी का एक्सेसिबिलिटी रहे, एनर्जी पावर्टी, मतलब ऐसा ना हो कि एनर्जी की अवेलेबिलिटी ही ना रहे, क्योंकि बहुत अधिक जो डेवलपमेंट पार्ट है वो निर्भर करता है एनर्जी की अवेलेबिलिटी पर। तो चाहे वो आप बात कर सकते हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या एनर्जी पावर्टी को किस तरीके से दूर किया जा सके, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की बात किया जा सके। व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है, इस एनर्जी ट्रांजिशन में भी यू आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब जो रोल है दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड एक ऑब्जेक्टिव के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट एज वेल। एंड इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी सॉल्यूशंस, मतलब कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे जो टर्म मेंशन है आप याद रखो कि एक तो पहली चीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बड़ा फैक्टर है, दूसरा बोला गया कि एनर्जी सॉल्यूशन, मतलब एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी सॉल्यूशन, आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स से जो एनर्जी डिराइव हो रही है उससे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा लो कार्बन जो भी डेवलपमेंट मॉडल है तो उसमें ये देखना कि जो कार्बन का इमिशन हो वो कम से कम हो। तो यहाँ पे हम वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ लो कार्बन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी सॉल्यूशन, तीसरा लो कार्बन ग्रोथ तक रीच करने की जो है बात है। खास तौर से बहुत सारे जो देश हैं चाहे वो डेवलपिंग हो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हों, इन पर भी फोकस आपका किया गया है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स
के साथ पार्टनरशिप है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, ये सब इसका हिस्सा है। मतलब सपोज दे हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़। अब अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ख़ास तौर से जैसे इसमें एक पॉइंट भी हाईलाइट किया, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे अगर लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल कि अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये आपका पूरा का पूरा रीजन है, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये पूरा रीजन है। अब अगर आप देखोगे तो इस पूरे रीजन के अंदर ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अधिक, आपकी जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी काफ़ी अधिक रहती है। सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी इस जगह पे रहती है। तो ख़ास तौर से जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अगर आप सूरज की बात करो या सन की बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि खास तौर से अगर आप देखो कि जो सन है, सन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सन की एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी है कि चाहे ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन शब्द आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एम भी रखा गया है कि खासतौर से इस रीजन में और कुछ बियॉन्ड ट्रॉपिकल ऑल्सो कई कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और उनका एम यही है कि एनर्जी ट्रांजिशन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ कर सके, ऐसा हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लाएँ जिसमें लो कार्बन है उसका एमिशन आपका हो रहा है, लो कार्बन एमिशन हो रहा है। तो इससे हम अपने क्लाइमेट के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं कई लेवल पे। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो कई एग्रीमेंट है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो इसके कुछ जो गोल्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। क्लाइमेट से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड कई इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से उन गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य करें। तो यहाँ पे भी हमें ये पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी है दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। इवन जो सोलर एनर्जी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी काफ़ी अधिक इसका फोकस, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में ही इसका जो प्रपोजल है वो आपका रखा गया। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स देखना है। अब जैसे मान लो कि एनर्जी ट्रांजिशन आप करते हो, अब इसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, यू नीड व्हाट, यू नीड टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको पैसे की चाहिए, फाइनेंस की चाहिए। तो इसमें भी क्या है कि इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, दूसरा प्राइवेट और कई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस है वो आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंस, वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी आपका फोकस जो है किया गया है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन हाईलाइटेड कि खास तौर से ये भी आपका कहा गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और आपके जो दूसरे देश हैं उनमें किस तरीके से ट्रांजिशन किया जा सके, उस पर भी फोकस आपका किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जहाँ पे सूरज इस पूरे रीजन में काफ़ी अधिक प्रेजेंट रहता है, सूरज की रोशनी काफ़ी तो अधिक प्रेजेंट रहती है, तो फोकस यही है कि कैसे इस पूरे रीजन में सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सके, यही एक फोकस है। अब इसमें खास तौर से देखोगे तो इंडिया का रोल है, फ्रांस का रोल है, ये इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। ये 21st जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपकी हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन जो क्लाइमेट चेंज पे हुई थी पेरिस में, तो उसमें इस चीज़ का रखा गया था। फिर आपका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2020 के अंदर इसमें बदलाव भी किया था, एंड ये जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं दैट दे कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें आप ये याद रखना, इसमें अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहा जाए कि सिर्फ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सिर्फ यही देश जो है, अगर कोई कहे कि सिर्फ यही देश ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही देश आपके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब यहीं तक सीमित नहीं है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे कैन बी पार्ट ऑफ इट, ये वो पार्टिसिपेट आपका कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें, दे आर एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो हिस्सा बन सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आता है तो फिर वहाँ पे हमसे गलती हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ द टॉप कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये टॉपिक जनरली, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेपर 2 और पेपर 1 के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम इसको जो है इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड इट अंडर सोसाइटी पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे सपोज थोड़ा से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे इवन आज के समय में हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोसाइटी, तो सोसाइटी में कई, जैसे हम क्या है, लाइक मेनली ह्यूमन सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग समाज के अंदर होती है। और इस ह्यूमन सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग में हम क्या मैन को कंसीडर करते हैं और वुमेन को कंसीडर करते हैं। बट अब कई चीज़ें और भी अराइज हो रहे हैं, जैसे आपका ट्रांसजेंडर्स भी हैं, अब ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसजेंडर्स की जब बात करते हैं, अब इनके भी सर्टेन राइट्स हैं, इनके राइट्स को भी काफ़ी अधिक रेस किया जा रहा है। अब सपोज करो कोई भी ट्रांसजेंडर हैं, अब उनको अपना सेक्सुअल आप कह सकते हैं कि चेंजेस करवाने हैं। अब इसके लिए क्या है, जैसे एक कई देश में ऐसी स्थिति रहती है कि ऐसा कोई अपने मन से नहीं करा सकता, देयर इज़ नीड ऑफ लॉ के माध्यम से ये चीज़ की जा सकती है। तो अब आप ये समझो कि अगर लॉ के माध्यम से ये चीज़ की जाती है, तो अगर लॉ फ्रेमिंग नहीं है तो इनका जो राइट्स हैं, जैसे एक कंसेप्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं बॉडीली ऑटोनॉमी, ये शब्द यूज़ होता है बॉडीली ऑटोनॉमी। तो जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, कहीं ना कहीं मतलब आपके शरीर में आपका जो एक ऑटोनॉमी है वो कंप्रोमाइज़ होता है अगर देर इज़ नो सर्टेन लॉ, ऐसा इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ नहीं है। तो जापान ने क्या किया है, जापान के जो कोर्ट है उसने इस चीज़ को कहा है कि देर इज़ नो नीड फॉर लॉ। अगर कोई अपना इस प्रकार से जेंडर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है तो देर इज़ नो नीड ऑफ लॉ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक लेवल पे कई इश्यूज ऐसे होते हैं एंड यू हैव टू गिव द आर्गूमेंट। तो उस आर्गूमेंट में आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो, यू कैन कोट द एग्जाम्पल एज वेल। आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में जरूर से आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और ये भी आप याद रखें, सेशन जब आप देखते हैं तो नोट्स साथ साथ में बनाते रहें, सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां मौका मिले वहां शेयर करें। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। चैनल का ग्रोथ आप पे काफ़ी अधिक निर्भर जो है वो करता है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है, वो आपको मिलता रहेगा। जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा वो और भी कंटेंट आपको अच्छा मिलता रहेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट का लेक्चर आज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, डीप अंडर द एंटार्क्टिक आइस एन एंशियंट लैंडस्केप। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो बोला गया है, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट एक हाईलाइट किया गया था, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने चर्चा की है कि जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। अब अर्थ में ये जो हिस्सा है इसे हम आर्टिक रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम आर्टिक रीजन। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ एंटार्क्टिक रीजन, एंटार्क्टिका रीजन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरे तरीके से बर्फ़ से जमा हुआ है, ये पूरा क्या है, बर्फ़ है, मतलब पूरा यहाँ पे स्नो और सब प्रेजेंट है। एक कमेंट सेक्शन मुझे बताओ व्हाट इज़ ABOE, जो फेनोमेना यहाँ आपका होता है। अब यहाँ पूरे तरीके से क्या है, जो बर्फ़ है वो जमी है पूरे तरीके से। अब इसमें कहा कि कुछ ऐसे एरियाज़ पहले एंटार्क्टिक रीजन के अंदर थे जहाँ पे, जो कि एंशिएंट टाइम पे थे, और उस जगह पे पूरे तरीके से बात बोली गई कि मतलब नॉर्मल कंडीशंस थी, जैसे आज हम देख रहे हैं वैसे नॉर्मल कंडीशंस आपको देखने को मिलती थी। जैसे मतलब बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं फिर ये जस्टिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं लोग कि यार ठीक है, मान लो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, स्नो की मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर की मेल्टिंग, तो ऐसा पहले एंशिएंट टाइम पे भी था। बट पहले ऐसा नहीं था कि इतनी हाई पॉपुलेशन थी और बहुत अधिक लेवल पे ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट था। नेचर के द्वारा बहुत सारे लाइफ और ये सब लॉस भी होता था, लोग माइग्रेट कर जाते थे। अब तो देशों की बाउंड्रीज हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉपुलेशन इतनी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि बड़ा मुश्किल
मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज़ कही गई है कि जो अर्थ का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है एंड यहाँ पे रिवर्स और फॉरेस्ट आपके प्रेजेंट हैं। अब एक स्पेसिफिकली एक रीजन है जिसको यहाँ पे जो थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, दैट इज़ विल्क्स लैंड रीजन। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपसे पूछे कि जो ये रीजन है जिसे विल्क्स लैंड रीजन भी कहा जा रहा है, सो ये विल्क लैंड रीजन मतलब इफ़ दे आस्क यू अबाउट द विल्क्स लैंड रीजन कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि विल्क्स जो लैंड रीजन है इट इज़ लोकेटेड नियर एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, ये थोड़ा ज्योग्राफी का एक पॉइंट आपका बन जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, दैट इज़ विल्क्स लैंड रीजन कहाँ पे इट इज़ लोकेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। डे 2 का जो रिजल्ट है आकलन सीरीज़ का वो मैंने अपलोड कर दिया, कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। आकलन सीरीज़ जहाँ पे आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं, आंसर का रिव्यू होता है और उसका जो रिजल्ट है डेली बेसिस में मैं पब्लिश करता हूँ। डे 1 का रिजल्ट आ गया, डे 2 का रिजल्ट आ गया है। आप कोशिश करो कि प्लीज़ रिजल्ट से पहले ही आप जब जिस दिन क्वेश्चन दिया जाए विदिन 24 आवर्स आप अपने आंसर सबमिट कर दो। अगर आप ज़्यादा डिले करते हो तो फिर आपका आंसर इवेल्युएट नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान आप रखें। तो क्वेश्चन तो देखो मैं हिंदू सेशन में ही दे देता हूँ और रात को 10 साढ़े 10 बजे ऐप के अंदर जो है क्वेश्चन अपलोड होता है तो तुरंत आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहाँ पे ज़रूर से अपना आंसर को अपलोड करें। और मैं एक रिव्यू वीडियो आकलन सीरीज़ का कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, आज एक वीडियो आ जाएगा, उसमें मेनली जो यूट्यूब में ही आएगा, जो कि हम लोग देखेंगे कि आंसर में और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और कैसे कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे अर्चना कुमारी, अमन सिंह, पारुल है, रेनू है, मयंक है, तनु गुप्ता है, ये सब आंसर रेगुलर लिख रहे हैं और ये बहुत पहले से भी लिख रहे हैं, रेगुलर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो आप लोग भी सब चीज़ें ध्यान में रखें। प्रीलिम्स टेस्ट जो है एडवांस करंट अफेयर्स पे, ये पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, इस संडे को नेक्स्ट टेस्ट रात को 9 बजे होगा। प्लीज़ इसका हिस्सा आपको बनना है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 24 की जो कर रहे हैं उनको ज़रूर से बनना है। टोटल 50 टेस्ट मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा, जिसमें 3000 से 4000 प्लस टॉपिक्स जो एडवांस करंट अफेयर्स के हैं वो मैं कवर करूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वुमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर साल इनमें कुछ ना कुछ जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम होता ही है और जो भी डिस्कशन चलता रहता है, जैसे स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, तो उस डिस्कशन में जो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं उसको आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियसली लेके अपना करना है। अदरवाइज़ आपका जो भी आप लिख रहे हैं वी कैन से कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो बहुत ही इमोशनल सेंस में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, तो वो नहीं चाहिए। जो भी डिस्कशन है उसके कंटेक्स्ट में ही देखना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट, कि जब हम बात करते हैं लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द वुमेन, ठीक है, जब हम वुमेन की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन, तो वुमेन के कंटेक्स्ट में कई लेवल पे हम बात करते हैं, सामाजिक लेवल पे बात करते हैं और दूसरा हम इकोनॉमिक लेवल पे भी बात करते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे। अब इकोनॉमिक लेवल पे जो पार्टिसिपेशन है, जो पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक लेवल पे है वो है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स है। अब लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज़ जेंडर गैप। हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज़ जेंडर गैप देखने को मिलता है। जेंडर गैप का क्या मतलब हुआ कि मैन और वुमेन के बीच में जो पार्टिसिपेशन है उसमें काफ़ी गैप एग्जिस्ट करता है। तो इसमें यहाँ पे जब है, एक तो जेंडर गैप एक बड़ा इशू है और ये जेंडर गैप में अर्निंग भी, जो हमने पहला टॉपिक ही डिस्कस किया था, जेंडर गैप अर्निंग एक बड़ा इशू आपका बनता है। मतलब मैन और वुमेन की अर्निंग पे काफ़ी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है इसके लिए क्या सामाजिक लेवल पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि नहीं? सामाजिक लेवल पे अगर आप देखें तो ये कहा गया कि कई ऐसी संस्थाएं, जैसे मान लो मैरिज है, मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज के बाद से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दैट पार्टिसिपेशन रिड्यूसेस। अब देखो इसमें एक अलग डिबेट शुरू हो सकती है, क्योंकि देखो हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी अधिक जब से नोबेल प्राइज़ मिला है इस एरिया में इस साल का, तो काफ़ी अधिक इस पर चर्चा होने लग गई है कि जो वुमेन है, वुमेन की बात करें तो उनका जो पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, वो कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैरिज इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसकी वजह से काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है, देयर इज़ अ रिडक्शन इन द पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे कई डिबेट भी शुरू हो जाती है, कई डिस्कशन और डिबेट भी शुरू हो जाता है कि मैन और वुमेन दो आप
इंडिविजुअल के रूप में आप कंसिडर करो। फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो टू रन अ फैमिली, और अगर फैमिली रन होती है तो सोसाइटी सही है तो देश, ये सब चीज़ें लिंक्ड है। हम सभी लोग मैन या वुमेन की बात करें तो उस बेसिस पे वी आर होल्डिंग सर्टेन पोजीशंस, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे जो है हम पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। बट एक सामाजिक जिम्मेदारी इज़ ऑल्सो देयर फॉर मैन ऑल्सो, फॉर वुमेन ऑल्सो, कि हम किस तरीके से, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, किस तरीके से हम फैमिली एज अ बेसिक यूनिट को आगे लेकर जा सकें, कैसे हम वैल्यू सिस्टम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस रोल की वजह से ये भी हमें देखना है कि इस सामाजिक रोल की वजह से, जो कि मैरिज के बाद जो रोल और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, तो उस रोल की वजह से जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, आर्थिक एम्पावरमेंट है वुमेन का, दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड। ये भी है अपॉर्चुनिटी, अब किसी को काम करना है अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं कि इट इज़ स्टेटेड कि आफ्टर मैरिज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू जस्ट गो थ्रू और टू, मतलब जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर शुड ऑल्सो बी द अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ इकोनॉमिक आस्पेक्ट, आर्थिक लेवल पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो अपॉर्चुनिटी वो एक्सेस कर सके और आगे बढ़ सके लाइफ में। जिन्हें करना है वो बिल्कुल उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जेंडर गैप अर्निंग है, दैट जेंडर गैप अर्निंग विल ऑल्सो जेंडर गैप अर्निंग रिड्यूस, मतलब एक प्रकार से रिड्यूस होगी, गैप नहीं रहेगा। और अगर आर्थिक लेवल पे वुमेन का एम्पावरमेंट होता है तो दिस विल ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो लाइक फैसिलिटेट द फैमिली एज अ होल के जो चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी अधिक इम्प्रूवमेंट आपका हो सकता है। वी शुड नॉट कंसिडर अवर व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन सर्टेन केसेस, जहाँ पे मान लो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है, वो हम उसको एज अ जनरलाइज नहीं कर सकते। बट इन अ फैमिली इफ़ मैन इज़ ऑल्सो वर्किंग, वुमेन इज़ ऑल्सो वर्किंग, और इकोनॉमिक लेवल पे दोनों वेल ऑफ अच्छे तरीके से हैं, तो वो अच्छी बात है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन एंड वुमेन कि वो जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है दोनों की, उसको भी निभाए। मान लो छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, उसको सर्टेन वैल्यू सिस्टम देना इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर देखोगे क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस के अंदर एंड इट वाज रिलेटेड कि बच्चा मोबाइल जो है मोबाइल पे लगा रहता है, छोटा बच्चा है, उसका सोशलाइजेशन उससे अफेक्ट काफ़ी अधिक होता है। इस पर कई बार चर्चा भी मैंने की है। तो अभी चीज़ को समझो कि यहाँ पे वो एक छोटा बच्चा, उसको बच्चे को पता मतलब नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कि मैन एम्पावरमेंट हो रहा है। उसको ये है कि वो छोटा बच्चा है, उसके साथ टाइम स्पेंडिंग हो, वो छोटा बच्चा है उसका केयर किया जाए, सर्टेन वैल्यू सिस्टम हम उसको दें। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे मैन और वुमेन मतलब और हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है छोटा, वो चले गए किसी के हाथ में बच्चा दे गए, और वो बच्चा वो जिसको दे भी गए उसको भी चलो वो किस टाइप से टैकल करते हैं। मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा दिन भर मोबाइल फ़ोन देख रहा है, किस प्रकार के कंटेंट वो एक्सेस कर रहा है, जिस तरीके का कंटेंट एक्सेस करेगा माइंड में उसका चीज़ें चलती जाएंगी, वो अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। छोटा बच्चा एक सीमेंट की तरह, वेट सीमेंट की तरह होता है, गीली सीमेंट होती है जिसमें अगर कोई चीज़ पड़ती है वो उसके लाइफ लॉन्ग तक चीज़ें प्रेजेंस रहती हैं। तो अगर हमने सही वैल्यू सिस्टम, सही चीज़ें उस छोटी एज में हमने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि 5 साल तक ही बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो फिर क्या स्थिति होगी। तो फिर अगर जो हम सिटीजन इस प्रकार का तैयार कर दें, ना जो उसके पास वैल्यू सिस्टम है, ना उसकी मेंटल हेल्थ सही है, ना उसकी फिजिकल हेल्थ सही है, तो इस प्रकार का ना आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो के आपको कुछ होने वाला है, ना मैन का जो इकोनॉमिक या सामाजिक या जो भी एम्पावरमेंट हो उसको अगर हम बात करें तो उससे कुछ होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इकोनॉमिक और सामाजिक एम्पावरमेंट की बात करें, चाहे मैन की बात करें चाहे वुमेन की बात करें, तो हमें यह भी देखना है कि फैमिली एज अ बेसिक यूनिट को किस तरीके से साथ लेकर चले, और सामाजिक जिम्मेदारी भी किस तरीके से साथ लेकर चले। ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बना है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स इसमें लिखे हैं, लाइक वुमेन वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट है, वर्ल्ड वाइड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का 47.3% है। ये थोड़ा सा आप लोग ये फैक्ट यूज़ कर लेना कई जगह पे। एंड कई लेवल पे देखा गया है कि जो डिक्लाइन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ऑफ वुमेन डेवलपिंग नेशन में, सो मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में डिक्लाइन भी देखने को डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिल रहा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में 1990 से 2022 वो डिक्रीज़ हुआ है 28 से 24%। फिर उसके बाद जैसे मान लो ये पार्टिसिपेशन है, तो सिंपल सी बात है कि कई हैं, सबका अपना इकोनॉमिक लेवल पे गोल्स हैं, स्किल्स हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसा रोल क्या प्ले कर सकते हैं, वो सब थम जाता है अगर मान लो जो पार्टिसिपेशन है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट जरूर से करनी चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। देखो रिस्ट्रिक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो।
ये एक अलग चीज़ है। आपको ये जिम्मेदारी है कि ठीक है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो सभी का, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शेयर करते हैं, इट्स अ इंडिविजुअल डिसीजन। मतलब लोग अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करें, बट नॉट बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल माइंडसेट कि ये काम सिर्फ इसी का है, ये काम इसी का है, इस तरीके से नहीं। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली का मतलब है वहाँ पे आपके बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उससे आपका एम्पावरमेंट में एक और बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जिसमें बहुत सारी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़े बुजुर्ग लोग निभा सकते हैं, उठा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरेलू कार्य होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ जाके आप कमर्शियल लेवल पे चीज़ें खरीद रहे हो, खाना पीना और सारी चीज़ें आप बाहर से खरीद रहे हो या बाहर से कर रहे हो सब कुछ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या मैगी खा के जी रहे हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जब बड़े बुजुर्ग साथ में होते हैं तो वो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक प्रकार से टैकल कर सकते हैं। वैल्यू सिस्टम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे हो तो और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप खुद से हैंडल कर सकते हो। फैमिली को रन करना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। यहाँ पे आपको ये भी हमें समझना। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन मैरिड वुमेन एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जब कोई मैरिड वुमेन है अगर वो लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं तो उसमें भी कई कंस्ट्रेंट देखने को जो है मिलता है। और कई प्रकार के, अब इसमें कई फैक्टर्स भी हैं, लिमिटेशन एजुकेशनल पार्ट है। मान लो पढ़ने नहीं दिया गया तो फिर स्किल ही नहीं होंगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी। फिर उसके बाद फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से कह दें आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर जो काम भी कर रहे हैं तो सामाजिक लेवल पे चीज़ें सैंक्शंस नहीं हो पाती। तो ये रियलिटीज़ है, ये रियल इससे हमें दूर जाना है। किसी तरीके से इस चीज़ को जो है हमें ओवरकम करना है। सो जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कई प्रकार की डोमेस्टिक, घरेलू आप कह सकते हैं कि एक ऑब्लिगेशंस लेकर आ जाते हैं। सामाजिक और कल्चरल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो है। और अच्छा देखो एक चीज़ और भी है, जब हम कल्चरल पार्ट बोलते देखो हम क्या है, वी चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, हमें समझना है कि वी आर अ सोशल एनिमल। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है एक प्रकार से मान लो हम कुछ कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद हम खूब अर्निंग कर रहे हैं और हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी फैमिली जहाँ या कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो इकोनॉमिकली कितना भी बहुत अमीर हो, ज़रूरी नहीं वो खुश रहे, मेटरलिस्टिक पार्ट से वो खुश रहे, बट जहाँ पे एक अच्छी फैमिली है, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, इमोशनल लिंकेज है, आपके अच्छे इंटरेक्शंस हैं, जहाँ पे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो भले आपकी अर्निंग 10 रुपये कम हो, मतलब थोड़ी कम हो, लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स होगी दैट विल बी हायर। तो हमें ये समझना है कि वी शुड नॉट रिप्लेस इकोनॉमिक आस्पेक्ट विद द सोसाइटल एंड कल्चरल आस्पेक्ट एज वेल। सामाजिक लेवल पे ये भी हमें देखना है कि हम ये कहें कि नहीं यार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रुक जाएगा इसलिए मैरिज खत्म कर देनी चाहिए। आप ये देखो डाइवोर्स रेट इंडिया जैसी सोसाइटी में पहले बहुत ही कम था, अब अगर आप स्टडी करोगे बहुत हाई हो गया है, बहुत हाई जो है डाइवोर्स रेट हो गया। अब उस डाइवोर्स की वजह से किस प्रकार की सामाजिक या मेंटल लेवल पे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है मेन और वुमेन को, वो भी देखने वाली बात है। तो हमें ये देखना है कि कैसे इन सब को बैलेंस में लेके हम चीज़ें चलते हैं, वो बहुत मैटर करेगी। कि अगर हम ये सोचें कि यार नहीं मतलब हम आर्थिक विकास हमारा हो जाए, पैसे आ जाएं, बैंक बैलेंस आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी, हम सब अलग होकर रह लें तो हम कोई जंगल में तो रहेंगे नहीं जाके। वी हैव टू स्टे इन द सोसाइटी एंड व्हेन वी स्टे इन द सोसाइटी वी हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, आइदर वी आर मैन और वी आर अ वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें भी देखना है। सो लेबर मार्केट जो एंट्री है वुमेन की वो कई सामाजिक फैक्टर्स से ग्रसित है। मतलब जैसे मैरिड के एक बड़ा बताया गया कि कोई मैरिड है तो उसको अलग जिम्मेदारी हो जाती है, अनमैरिड अलग जिम्मेदारी हो जाती है। और देखो अब ये आप बेटर बता सकते हो, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, किसी भी लेवल पे देखोगे तो ये जो जिम्मेदारियां हैं और आप कह सकते हैं मैरिज से रिलेटेड उन जिम्मेदारियों को कैसे टैकल किया जा सके, उसके भी कई तरीके आपके बन सकते हैं, उसको कैसे हम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, मान लो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन आप ख़त्म ही कर दोगे तो जो ह्यूमन स्पीसीज़ वो आगे बढ़ेगी कैसे, ये भी समय है ना। और उससे जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, वो कैसे होगा वो भी तो देखना। इकोनॉमिक सिस्टम तो ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक दूसरा पार्ट है, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा।
कई कई वेरिएबल्स हैं जो कि लिमिटेड लेबर पार्टिसिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, रिलीजन, कास्ट, जोग्राफिकल लोकेशन, वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड, ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो अपर स्ट्रेटा सोसाइटी का, मतलब जैसे अगर आप देखोगे ना, आप कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाओ, बुरी से बुरी स्थिति में कोई है ना, चाहे मतलब मान लो इकोनॉमिकली इतने एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे मैन भी काम कर रहे हैं, वुमेन भी काम कर रहे हैं, पूरे घर के परिवार के लोग काम कर रहे हैं। बट जिनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, वहाँ पे आप देखोगे वुमेन को काम करने नहीं दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं पैसा दूंगा, इस टाइप से थिंकिंग रहती है। अगर काम भी वो करना चाहे तो काम नहीं करने दिया जाता है। तो इससे क्या है, अगर किस समाज के अंदर किसी का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो गया तो फिर भी इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये देखने वाली, और वही सामाजिक लेवल पे जो हम कह सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें पता है कि हर जो हैंड है उसे काम करना पड़ेगा तभी हमारा घर चलेगा। तो चाहे मैन हो वुमेन है, वो काम करते हैं। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में देख लो, आपको वुमेन भी वैसे ही काम करते दिख जाएंगे, मैन भी वैसे ही काम करते दिख जाएंगे। तो ये ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है हो रहा है। तो जो लोअर स्टेटा है वो दे आर पार्टिसिपेटिंग। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन द फेस ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस करना है। एंड कई ऐसी चीज़ें, अब जैसे मान लो कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड करना जरूरी, जैसे क्रेंच सर्विसेज हैं। अब बच्चा है, अब मान लो वुमेन काम करने आ रही हैं, बच्चा है, अब उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो जो एक जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा थोड़ी देर खेल सके और वहाँ काम हो सके, ये भी जिम्मेदारी। तो इस प्रकार की सुविधाएं, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कि वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करे। तो वो चीज़, जैसे क्रेंच सुविधा का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। अब नेशनल क्रेंच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, ये भी आपका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट जो है किया है। सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर पे भी आपकी जो है लागू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गो इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। अब इसमें देखो हम 2-4 पॉइंट्स से हमारे काम के हैं। तो एक टॉपिक आपका आता है, अगेन अगर आप सेशन देख रहे हैं तो सेशन को जरूर से लाइक करें, और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपना, जब आप सेशन अटेंड करते हैं ज़रूर से बताएं। एंड चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़े से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि देखो कंटिन्यूस बेसिस में ना, देखो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन एक बड़ी चीज़ है। अब इस अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि जैसे मान लो एक कोई भी स्पेस आप एग्जांपल के रूप में ले लो, मान लो ये एक जगह है, अब इस पूरी की पूरी जगह ही एक सिटी है। अब इस पूरी जगह में आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, घर हो गए, है ना, जगहें जो मतलब जितनी भी जगहें हैं उसमें सारा का सारा जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट है, और दूसरी जो नॉन ह्यूमन लाइफ है उस पर फोकस नहीं है, और नॉन ह्यूमन पार्ट है उस पर फोकस नहीं है ना। और ये भी आप देखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन ह्यूमन का मतलब हो गया जो दूसरे लिविंग सिस्टम है, जैसे जानवर हो गए और पेड़ पौधे हो गए, उनके लिए स्पेस कम है। एंड ये भी आप देखो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन का लेवल है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपका जो प्रेजेंट अर्बनाइजेशन मॉडल है उसके कई चैलेंजेस हैं, और उसमें पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट डैमेज ये एक दूसरे चैलेंजेस बन जाते हैं। आर्थिक मतलब अगर आप देखो तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब है। उसके बाद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जब हम सारा पूरा कंक्रीट जंगल क्रिएट कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा गया, जैसे कुछ डेटा आप यूज़ कर सकते हो डेटा वाली डायरी में, कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग 675 मिलियन 2035 तक रीच किया जाएगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंड देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन कि जो सिटीज़ है ये इसमें रैपिड राइज है, रैपिड राइज टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे हर सिटी आगे बढ़ना चाहती है, इकोनॉमिक लेवल पे आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन हम जो फोकस है हेल्थ एनवायरनमेंट की बात करें तो उस पर फोकस हमारा रिड्यूस हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि इस अर्बनाइजेशन मॉडल में कि बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, अब वो सिटीज़ क्या कर रही हैं, सिटीज़ दे वांट कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर तो खूब फोकस है, लेकिन कई चीज़ें जो हेल्थ पार्ट है, जो हेल्थ की स्थिति है, एनवायरनमेंट की स्थिति है, और इक्विटी की बात करें, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग तक डेवलपमेंट सीमित हो, तो इक्विटी की बात हो, ये सब चीज़ें जो है हम पीछे छोड़ रहे हैं। तो इनका भी हमें जो है ध्यान में रखना है।
तो कई प्रकार के हेल्थ रिस्क फेस करने पड़ते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन और मतलब लोगों को, जैसे मान लो अगर मान लो आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा हेल्थ पे फोकस कर लूँ, और उस हेल्थ पे फोकस करने के लिए आपने डिसाइड किया कि चलो साइकिलिंग कर लें, तो जगह ही नहीं है, ठीक है, जा रहे हो इतनी गाड़ियां हैं कि खतरा है चलने में, प्लस इतना पोल्यूशन है कि चलोगे तो और ज़्यादा आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब एक चैलेंज एग्जिस्ट आपका कहीं ना कहीं, काफ़ी हद तक जो है ये चैलेंज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आपके एग्जिस्ट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे अब जैसे आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनली अनहेल्दी फूड, मतलब न्यूट्रिशनली डेंस अनहेल्दी फूड, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, कैलोरी कंटेंट है, उसके बाद कई प्रकार के केमिकल्स से एक्सपोजर होना, चलने के लिए जगह नहीं है, पेड़ कटना, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब चैलेंजेस हैं। तो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड चैलेंजेस भी देखने को जो है वो मिल सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे बीमारियां भी जो है, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है तो कई बीमारियां जो है देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीगैलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस पर चर्चा भी इन्होंने कुछ चीज़ें क्लेम कर रखी हैं, जैसे बोला गया इसराइल ने पहले भी वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया, ये कहा गया रशिया ने यूक्रेन में वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया। तो हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये तो कोई नहीं पूछेगा कि वाइट फॉस्फोरस किसने यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक्स निकल कर आते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो वी हैव टू टॉपिक्स हियर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है, पहले है ना, तो यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस के कंटेक्स्ट में दो मेजर टॉपिक्स हमारे लिए आते हैं वाइट फॉस्फोरस में, ठीक है। सो वी हैव टू टॉपिक्स, वाइट फॉस्फोरस की बात करें, वाइट फॉस्फोरस, तो यहाँ पे एक तो इसके बारे में बेसिक थोड़ा सा देख लेंगे, और एक है केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, वेपन कन्वेंशन, एक ये आता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 के अंदर आपका आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में के अंदर। वाइट फॉस्फोरस अगर आप देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट द वाइट फॉस्फोरस, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आके और फिर ये बर्न हो जाता है, एंड है ना, एंड यहाँ पे बर्न क्रिएट होता है, इससे ऑर्गन फेलियर, डेथ जैसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये मतलब इसे एक इंसिडियरी डिवाइस के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे बॉम्ब के रूप में, रॉकेट के रूप में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, और ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे क्या इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि ये केमिकल वेपन नहीं है बट इंसिडरी म्यूनेशन है, मतलब दैट कैन कॉज फायर, आग लगा सकता है ये, और सिविलियन के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मिलिट्री टारगेट के खिलाफ इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्मोक क्रिएट करना, जैसे एकदम धुआं धुआं क्रिएट हो जाना, ये हो सकता है। एंड यहाँ पे कई प्रकार के यूज़ हैं, इसमें लिस्ट बनी हुई है बट वो हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो वाइट फॉस्फोरस है, इसके कई दूसरे भी एप्लीकेशंस हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट में इसके कई डेंजर्स भी देखने को मिलते हैं। स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करना, जैसे मान लो आप देखोगे मूवीज़ के अंदर भी कि जब कोई ऑपरेशन होता है तो एक चला दिया जाता है, इसमें फिर धुआं सा हो जाता है, उसमें वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये इंसिडियरी डिवाइस है, ग्रेनेड और आर्टिलरी, जैसे ग्रेनेड होता है फेंक देना, जैसे है ना, तो उसको फेंक देना और उसमें से ये आग, मतलब ये जो है लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके आग सी लगती है और इससे बहुत ज़्यादा जो बर्निंग सेंसेशन है वो क्रिएट होता है। जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन है सर्टेन केमिकल वेपन्स की अगर हम बात करें, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन जो इंसिडियरी वेपन्स हैं उन पे की गई है, इंक्लूडिंग वाइट फॉस्फोरस। बट अगर आप जनरल केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करो तो उसमें जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा है, तो उसमें वाइट फॉस्फोरस पे पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है,
अगर आप सिविलियन को टारगेट अगर करते हो तो उसमें पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है। मिलिट्री पर्पस के लिए अगर आप करते हो तो उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो वाइट फास्फोरस जो यूज़ है इसमें कुछ जैसे मान लो कुछ इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसको ध्यान में रखना कि जैसे इवन आप ऐसे इस्तेमाल कर लो जिससे बहुत सारे सिविलियन अफेक्ट करता है हो रहे हैं, तो वो चीज़ अलाउड आपकी नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाउड। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कई फैक्टर्स हैं, देखना पड़ता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना किया जाए, प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा करके और सिविलियन को टारगेट करो, तो ये सब चीज़ें आपकी अलाउड नहीं है। तो इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसकी अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग खास तौर से जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है, सो इंटरनेशनल जो ह्यूमन लॉ है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो ह्यूमन राइट्स हैं, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड। खास तौर से सिविल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स के यूज़ पर रिस्ट्रिक्शंस है। इवन जो प्रोटोकॉल 3 है, केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है, उसकी अगर बात करें तो इसमें इंसिडरी वेपन्स पर आपका हाईलाइट की गई। इंसिडरी वेपन्स क्या हैं? आर्टिकल 1 बताता है केमिकल वेपन कन्वेंशन का, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है इसमें कहा गया कोई भी वेपन है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेट फायर टू ऑब्जेक्ट या बर्निंग इंजरी जो क्रिएट कर सकता है। तो आपको बस याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंडियरी वेपन्स क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी वेपन जो आग लगा सकता है, मतलब फायर जनरेट कर सकता है, हीट फ्लेम ये क्रिएट कर सकता है, वो इसके अंदर आते हैं। सो आर्टिकल 1 और बी, 1 सब क्लॉज बी, इसमें ये जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन है इसमें एग्जम्पशन है, सर्टेन एग्जम्पशन है इन दिस क्लासिफिकेशन फॉर म्यूनेशन दैट मे कॉज अनइंटेंडेड इंसिडरी अफेक्ट, जिसमें स्मोक सिग्नलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, मतलब कुछ लेवल पे सर्टेन एग्जम्पशंस आपके दिए गए हैं। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस म्यूनेशन है, मतलब ऐसी जिसमें वाइट फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अब उसको आपने फेंकने के बाद ऑक्सीजन में कांटेक्ट होकर बर्निंग सेंसेशन है, तो उसमें साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि इसका सिविलियन पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्शंस एक प्रकार से, और मिलिट्री पर्पस के लिए जैसे आप स्मोक स्क्रीन इफेक्ट और ये सब करना चाहते हो तो वो किया जा सकता है, दैट कैन बी डन। सो केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है? ये कई प्रकार के केमिकल वेपन पे, जो जैसे मान लो मस्टर्ड है अब, या कई दूसरी ऐसी चीज़ें जिनको वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो उस पर मनाही रहती है। वाइट फॉस्फोरस अगर बात करें, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन। वाइट फॉस्फोरस इसमें कवर्ड नहीं है जब भी व्हेन एम्प्लॉयड एज इंसिडरी वेपन्स एंड नॉट फॉर केमिकल वॉरफेयर। अब इसमें अंतर समझो, केमिकल वॉरफेयर का मतलब आप खुले में आप पूरा इसका इस्तेमाल वाइट फॉस्फोरस का कर रहे हो कि आपने ऊपर से ही पूरा वाइट फॉस्फोरस डाल दिया और वो कोई नीचे है 100 200 500 लोग और मर गए, तो वो अलाउड नहीं है। इंसिडरी वेपन के रूप में मतलब जैसे मान लो ग्रेनेड है, उसके अंदर भरा हुआ है और फेंका आपने और वो थोड़ी सी फायर जनरेट किया या धुआं जनरेट किया, तो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट केमिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो जब केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो हर एक जो इसको साइन किया है वो ना ही कोई भी ऐसे वेपन को डेवलप कर सकता, ना उसका स्टॉक रख सकता है, ना उसको केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जिनको इन्होंने क्या एक लिस्ट बना रखी है केमिकल की, ये केमिकल्स हैं, इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, तो उसको ना आप प्रोड्यूस कर सकते, ना उसका आप स्टॉक पाइलिंग कर सकते हो। और ये भी हाईलाइट किया गया है कि कोई भी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है उसमें भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कई प्रकार के हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे इनको वेपन के रूप में, कई ऐसे केमिकल्स हैं जिनको वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो आपका है इसमें केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें, सिंस जनवरी 1993 इस पे काम हो रहा है, एंड कि हर तरीके के केमिकल वेपन्स को ख़त्म करने की बात की जा रही है। 1997 में पूरा क्रिएट भी किया गया है, इसका सेंटर आपका हेग में लोकेटेड है, और 2013 में इस केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड इसमें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। एंड लेकिन अभी कुछ इंक्रीज़ देखने को मिला है, जैसे मान लो इजराइल है, ये यूज़ सिग्नेटरी नहीं है, नॉर्थ कोरिया है, ये इजिप्ट है, तो ऐसे कई सारे देश हैं जो कि नॉन मेंबर्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट ना। 192 मेंबर स्टेट्स हैं, 98% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इस कन्वेंशन को मानते हैं, और ये 3 नहीं मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो कई ऐसे देश हैं जो कि इसको नहीं मानते हैं, ये ध्यान में रखना है। सो अगेन आप सौरभ पांडे CSC ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, और ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो ऐप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन डिपेंड्स ऑन सोशल पार्टिसिपेशन, 10 नंबर का प्रश्न है, तो लिखना ज़रूर से, आपको लिखना ज़रूरी है,
ये ध्यान में रखना है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने आंसर को बढ़िया तरीके से लिखो और पोस्ट करो। और ये आकलन सीरीज़ ज्वाइन करना है आंसर लिखने के लिए, डेली आंसर चेक होंगे आपके, ठीक है। डे 2 के जो रिजल्ट है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। ये आपका टेस्ट नेक्स्ट है 9 बजे संडे को, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं और ये 499 इसका प्राइस है। एडवांस करंट अफेयर्स आपके इसके अंदर कवर्ड होंगे। एटलीस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इसको मिस ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेस्ट अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप अटैम्प्ट कर लो। सेकंड टेस्ट शेड्यूल्ड है इस संडे को। तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो इसका और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने चाहो तो आंसर भी पोस्ट कर सकते हो और इस सेशन का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।